सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 19 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो सही उत्तर होगा 38th, 38वें स्थान पर है। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 की। किसने जारी किया? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको जारी करता है और इसमें भारत 38th नंबर पर है टोटल 139 देशों में से। टॉप 3 देशों की बात करें तो पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड है, दूसरे पे स्वीडन है और तीसरे पे अमेरिका है। और सबसे आखिरी में बात करें 139 पे तो वो नाइजर है। और इसमें जो चाइना है पहली बार टॉप 10 में शामिल हुआ है, मतलब 10वें स्थान पर है चाइना। तो ये जो इंडेक्स है ये दुनिया भर के देशों के इनोवेशन प्रदर्शन को मापता है और रैंकिंग देता है कि कौन सा देश इनोवेशन नवाचार के मामले में कितना आगे है। तो सिंपल सा हमें याद रखना है कौन सा इंडेक्स है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें भारत 38 पे है, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड है। अब यहाँ पे 2025 के जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस है वो मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर बात करें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स जो अभी 2025 में आया था उसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। नीति आयोग ने जो पहली बार राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया था उसमें टॉपर उड़ीसा है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भारत 96 पे है, टॉपर डेनमार्क है। पंचायत हस्तांतरण सूचकांक पंचायत डिवोल्यूशन इंडेक्स में पहले स्थान पर कर्नाटक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 14वें स्थान पर है, टॉपर बुर्किना फासो है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 118वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड है। पहली बार पंचायत उन्नति सूचकांक आया था और इसमें फ्रंट रनर ए कैटेगरी में टॉपर गुजरात है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151 पर है, टॉपर नॉर्वे है। और जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक डिस्ट्रिक्ट फ्लड सॉवरिटी इंडेक्स पहली बार जारी हुआ था, इसको जारी किया आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने। इसमें टॉप पे पटना जिला है। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग आई थी उसमें भारत 41 पे है, टॉपर स्विट्जरलैंड है। उसके अलावा मानव विकास सूचकांक में भारत 130वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 102, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी किया। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इसमें भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसमें टॉपर कोपेनहेगन है, डेनमार्क की कैपिटल। और ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत 115वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स आया था उसमें भारत 99 पे है, टॉपर फिनलैंड है। और नीति आयोग का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक आया उसमें कौन सा जिला टॉप पर है? हनहतियाल मिजोरम का। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स आया उसमें टॉप पर सिंगापुर है, भारत में टॉप पे बेंगलुरु है जो पूरे लिस्ट में 26वें स्थान पर है। उसके अलावा स्मार्ट सिटी इंडेक्स आया था उसमें ज्यूरिक टॉप पर है, भारत से दिल्ली टॉप पर है लेकिन पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ये हमने पीछे भी देख लिया, भारत 115 रैंकिंग है, आइसलैंड टॉप पर है। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं, इसमें ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास टॉप पर था। वैसे मैंने आपको सारी कैटेगरीज रिवाइज करवाई थी। और एक वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग हमने देखा उसमें भारत 63 पे है, टॉप पे स्विट्जरलैंड है। तो इस साल की जितने भी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मुझे लगे वो सारे मैंने आपको रिवाइज करा दिए, जिसमें भी लगभग 25 इंडेक्सेस हमने रिवाइज कर लिए। ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में किसने स्वागत FI को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा सेबी ने। तो विदेशी निवेशकों के लिए भारत को अधिक आकर्षक स्थल बनाने के उद्देश्य से अभी सेबी ने स्वागत FI नाम से एक नियामक ढांचा यानी कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी है वैसे स्वागत FI की। क्या है? सिंगल विंडो ऑटोमेटिक एंड जनरलाइज्ड एक्सेस फॉर ट्रस्टेड फॉरेन इन्वेस्टर्स। तो आप सिंपल भाषा में कह सकते हो कि ये सेबी की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य है विदेशी निवेशकों के लिए भारत के पूंजी बाजारों में आने और काम करने की प्रक्रिया को सरल और तीव्र करना। तो स्वागत FI इसको लॉन्च किया है सेबी ने। सेबी के बारे में हम बात करते हैं। देखो, सेबी की स्थापना 1988 में भारत सरकार की तरफ से तो कर दी गई थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर सेबी को कानूनी मान्यता मिली 1992 में। हेडक्वार्टर मुंबई हो गया। अध्यक्ष हैं तुहिन कांत पांडे। पहले हेड थे SS दवे और पहली महिला हेड थी माधवी पुरीबोज। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न है सेबी से, जैसे कि सेबी ने निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने के लिए स्कोर 2.0 सिस्टम लॉन्च किया था। सेबी ने निवेशकों के लिए सारथी 2.0 ऐप लॉन्च किया। उसके अलावा द एशियन बैंकर ने एशिया प्रशांत में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार दिया सेबी को। विशेष निवेश कोष स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड का गठन किसने किया? सेबी ने। आई स्पोर्ट पोर्टल को लॉन्च किया सेबी ने।
सेबी ने ही धरोहर नाम से सिक्योरिटीज मार्केट के लिए डिजिटल ज्ञान भंडार शुरू किया। सेबी ने मित्र प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। सेबी ने सेवा नाम से वर्चुअल असिस्टेंट भी लॉन्च किया। बॉन्ड सेंट्रल पोर्टल भी लॉन्च किया। सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने सुनील कदम। और सामूहिक प्रतिवेदन मंच नाम से एक प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। और भी इंडियन मार्केट एक्सेस नाम से एक पोर्टल भी लॉन्च किया था सेबी ने ही। तो इन सब कारण से सेबी न्यूज में है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा धार जिला। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले के भैंसला गांव में प्रधानमंत्री मित्र पार्क का भी शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन रखा, नींव रखी है। ये देश का पहला प्रधानमंत्री मित्र पार्क है। मित्र का फुल फॉर्म क्या होता है? मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल। इससे कपड़ा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और माहेश्वरी साड़ियों की विरासत को पुनर्जीवित किया जाएगा। साथ ही महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। देखो, प्रधानमंत्री मित्र पार्क योजना की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2021 में। इसके लिए जिम्मेदार है कपड़ा मंत्रालय और इसके तहत देश में 7 मित्र पार्क बनाए जाएंगे। ये योजना 7 सालों के लिए लाई गई थी, जिसके लिए बजट रखा है 4,445 करोड़ रुपए का। उद्देश्य है वस्त्र उद्योग में निवेश को आकर्षित करना और ये योजना 5F पर आधारित है। 5F का क्या मतलब हो गया? पहले F का मतलब हो गया फार्म, तो फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन। तो ये 5F का मतलब हो गया, मतलब हमारे खेतों से लेके विदेशों तक। और ये जो 7 मित्र पार्क बनेंगे, कहाँ कहाँ पर बनेंगे ये भी बताया गया है। एक तो तमिलनाडु के विरुधुनगर में, तेलंगाना के वारंगल, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, मध्य प्रदेश के धार, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और महाराष्ट्र के अमरावती में। अब बात मध्य प्रदेश की हो रही है तो मैं मध्य प्रदेश आपको ले चलता हूँ। वैसे मोदी जी ने उनके जन्मदिन पे अभी मध्य प्रदेश से बहुत सारी योजनाएं शुरू की है। वो सारी योजनाएं मैं आपको कल बताऊंगा एक्चुअली, क्योंकि आज हम लेट भी हो गए, मेरे पास टाइम कम था आपका करंट तैयार करने में भी। तो आज इस पॉइंट को ध्यान में रखना। बाकी और जो भी डिटेल्ड है और जो भी योजनाएं इन्होंने शुरू की वो कल मैं आपको बताऊंगा। फिर भी मैं आपको मध्य प्रदेश ले चलता हूँ। ये रहा मैप में MP। देखो, कैपिटल भोपाल हो गई है, मुख्यमंत्री मोहन यादव, गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का राजकीय पशु बारहसिंगा हो गया, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली, मछली है महशीर। उसके अलावा एशिया की सबसे उम्र दराज हथिनी जिसका नाम था वत्सला, इसका भी मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया था। 100 वर्ष से अधिक आयु थी। भारत का पहला हिंदी माध्यम में MBBS कॉलेज मध्य प्रदेश में खोला जाएगा। मध्य प्रदेश में भी कहाँ? जबलपुर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के उमरिया गांव में भेल रेल हब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की आधारशिला रखी। इसका नाम है ब्रह्मा। और खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आयोजन पहली बार हुआ था। अभी कहाँ पर हुआ था? श्रीनगर की डल झील में। और उसका मैस्कॉट था हिमालयन किंगफिशर। उसमें पहले स्थान पर मध्य प्रदेश ही था। पहला त्रिसेवा सेमिनार रण संवाद का आयोजन मध्य प्रदेश के महू में हुआ। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर बना। अभी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 आया था, उसमें 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप पे इंदौर था। और उसी तरह से स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 आया था, नवा संस्करण। उसमें सुपर स्वच्छ लीग कैटेगरी में 10 लाख से ज़्यादा आबादी में टॉप पर इंदौर ही रहा था। तो ये दोनों मैंने एक साथ लिख दिए, दोनों को ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में NPCI ने दैनिक P2M UPI सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 10 लाख रुपए। तो UPI ट्रांसफर आप करते हो, UPI मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। जब किसी QR को स्कैन करके जब आप मोबाइल से ट्रांसफर कर रहे हो, हम उसी की बात कर रहे हैं। चाहे फिर फ़ोन पे से कर रहे हो, गूगल पे से, भारत पे से, पेटीएम से, किसी से भी कर रहे हो, UPI का उसमें इस्तेमाल होता है। और अभी NPCI ने अभी UPI से पर्सन टू मर्चेंट भुगतानों की लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया। मतलब व्यक्ति से व्यापारी को जब पैसा ट्रांसफर किया जाएगा उसकी लिमिट बढ़ाई गई है। तो इससे उन ग्राहकों को और उन बिजनेसमैनों को फायदा होगा जो रोजाना लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन करते हैं। जैसे कि आप ज्वेलरी खरीद रहे हो या क्रेडिट कार्ड का बिल भर रहे हो, तो इन सब के लिए UPI से पर डे 10 लाख रुपए का पेमेंट आप कर पाओगे। मतलब इस लिमिट को बढ़ा के 10 लाख रुपए कर दिया। वैसे पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है। ये अलग अलग कैटेगरीज हैं, आप देख सकते हो पहले कितनी थी लिमिट और अभी कितनी हो गई है।
अभी पर डे की 10 लाख कर दिए, पर ट्रांजेक्शन तो 5 लाख रुपए है, 2 बार में आप कर पाओगे 10 लाख रुपए पर डे। ये हम P2M की बात कर रहे हैं, पर्सन टू मर्चेंट। जबकि पर्सन टू पर्सन में, यानी कि जैसे कि मैं आपको कर रहा हूँ, आप मुझे पेमेंट कर रहे हो, पर्सन टू पर्सन जब हम करते हैं तो उसकी लिमिट तो 1 लाख रुपए ही है। ठीक है, जो हमने बात की प्रश्न में वो पर्सन टू मर्चेंट है, व्यापारी है। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना होती है 2008 में। हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। चेयरमैन है अजय कुमार चौधरी और MD CEO हैं दिलीप असबे, और इसी ने बनाया था UPI। ये लॉन्च हुआ था 2016 में। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 18 सितंबर को। तो हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया जाता है। बांस, जिसे हम हरा सोना भी कहते हैं, पहली बार इसको 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8वें विश्व बांस कांग्रेस के दौरान मनाया गया था। थीम क्या है? अगली पीढ़ी का बांस, समाधान, नवाचार और डिजाइन। अब वैसे तो डे वाला प्रश्न है तो डेज तो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा इसी, लेकिन यहाँ पे बांस से, बैम्बू से संबंधित कुछ और प्रश्न भी मैं आपको कराना चाहूंगा। देख लो एक बार। देखो, विश्व बांस दिवस हमने देखा 18 सितंबर। याद रखना, जो बांस है ये एक प्रकार की घास ही है, पौधा या पेड़ नहीं है। और बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है, गरीब की लकड़ी कहते हैं इसको। और बांस से एक पॉइंट आपको जरूर याद होगा कि महाराष्ट्र में एक हाईवे पर 200 मीटर लंबा बांस का क्रैश बैरियर लगाया गया था। ये दुनिया का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर था और इस बैरियर का नाम रखा था बाहुबली। IIT गुवाहाटी, इसने आर्मी के साथ समझौता किया था कि ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर बनाने के लिए। और भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये असम राज्य के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ये तो अभी लेटेस्ट हमने पढ़ा था। अब चलो डे वाला ही प्रश्न है, डेज हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सितंबर के 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस, 8 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 8 सितंबर विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, 10 सितंबर विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 13 सितंबर वर्ल्ड फर्स्ट एड डे जो कि सितंबर के दूसरे शनिवार को होता है, 14 सितंबर नेशनल हिंदी डे, 15 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस, 15 को ही इंजीनियर्स डे था, 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे के रूप में मनाया, और 17 तारीख को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे के रूप में मनाया गया था। तो ये सितंबर के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि विश्व बैंक के पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए? तो आंसर होगा श्री विवेकानंद गुप्ता। तो श्री विवेकानंद गुप्ता ये भारत के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्हें इस प्रोग्राम के लिए चुना गया है। वे वर्तमान में एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि EPFO में रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हैं, और अभी उनको वर्ल्ड बैंक के पब्लिक फाइनेंशियल एसेट मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए चुना गया है। इस पद के लिए चुने जाने वाले वो पहले भारतीय हैं, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ पे कुछ और अपॉइंटमेंट्स भी मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, जैसे कि बार्क इंडिया, बार्क मतलब हो गया यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, तो बार्क इंडिया के अध्यक्ष गौरव बनर्जी बने। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा बने थे। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर सर्जियो गौर बने, और प्रधानमंत्री के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी कि डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अनीश दयाल सिंह बने, जबकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल है। फसाई के नए CEO रजित पुन्हानी, न्यू डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट राजीव रंजन, भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ एसोसिएशन ऑफ इंडियन एडवर्टाइजिंग एजेंसी के अध्यक्ष बने श्रीनिवासन स्वामी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट विटोल्डा बाका, और वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये विटोल्डा बाका फिर से बन गए। 80वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र का अध्यक्ष बनाया गया एनालेना बारबॉक को जर्मनी से हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने कौन? उर्जित पटेल। और अभी महालेखा नियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स TCA कल्याणी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नए CMD भूपेंद्र गुप्ता, खनन मंत्रालय के नए सचिव पीयूष गोयल, और देश के अभी 15वें उपराष्ट्रपति बने CP राधाकृष्णन। ये तमिलनाडु से हैं और इन्होंने हराया किसको था? B सुदर्शन रेड्डी को। ठीक है, सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत का पहला विदेशी उपग्रह ट्रैकिंग और संचार स्टेशन कहां पर स्थापित होगा? तो आंसर होगा मॉरिशस। तो भारत का पहला विदेश में स्थापित होने वाला सैटेलाइट ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन स्टेशन
ये डिएगो गार्सिया मॉरिशस में बनाया जाएगा। ये स्टेशन सैटेलाइट और लॉन्च व्हीकल्स के ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन के लिए काम करेगा। ये इंडियन ओशन क्षेत्र में सैटेलाइट मिशन की मॉनिटरिंग और डेटा प्राप्त करने में इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इस स्टेशन से जो इंडिया है ये मॉनिटरिंग और कमांडिंग के जरिए अपने सैटेलाइट मिशन के बेहतर देखरेख कर सकेगा और इस स्टेशन से इंडिया को इंडियन ओशन रीजन के कई हिस्सों में सैटेलाइट सर्विस देने में आसानी होगी। और इतना नहीं, भारत को नौसैनिक यातायात पर नज़र रखने और अपनी निगरानी क्षमताओं में सुधार करने में भी मदद मिलेगी। अच्छा, ये डिएगो गार्सिया ये जो स्थान है हमने पहले भी पढ़ा है। एक्चुअली में अभी तक इस पे इंग्लैंड का हक हुआ करता था, इंग्लैंड का अधिकार था और यहाँ पर अमेरिका का खुफिया मिलिट्री बेस भी बना हुआ है। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था कि इंग्लैंड ने इसको मॉरिशस को दे दिया है, तो ये वही स्थान है। अब मॉरिशस की बात है तो ये रहा मैप में मॉरिशस। कैपिटल पोर्ट लुइस होगी, करेंसी मॉरिशन रुपी। प्रेसिडेंट है धर्मवीर गोकुल और प्रधानमंत्री है नवीन रामगुलाम। मॉरिशस से बहुत सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं आपके पास, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम अपने अधीन चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को वापस कर देगा। इसके अलावा भारत के बाहर पहला जन औषधि केंद्र ये आपको मिलेगा मॉरिशस में। और आइडियाज़ योजना के तहत भारत से रुपया ऋण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश मॉरिशस है। भारतीय नौसेना के आईएनएस सर्वेक्षक ने किस देश का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया था? मॉरिशस। मोदी जी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था? मॉरिशस। 12 मार्च 2025। अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा और नवाचार संस्थान का उद्घाटन भी किया गया था यहाँ पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस है। और मोदी जी को मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला था, जिसे कहते हैं ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। और भारत के बाहर पहला जनऔषधि केंद्र हमने पढ़ लिया मॉरिशस में। विश्व हिंदी सचिवालय भी कहाँ पर मिलेगा? मॉरिशस के कैपिटल पोर्ट लुइस में। तो इन सब कारण से मॉरिशस न्यूज में रहा। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। इस बुक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा रवि के मिश्रा। तो डॉक्टर रवि के मिश्रा वे एक इतिहासकार हैं और वर्तमान में ये प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी जो नई दिल्ली में है वहाँ पे जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्यरत है। और अभी उन्होंने अपनी नई बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया। तो इस बुक में उन्होंने 1881 से लेकर हाल ही के दशकों तक के सेंसस डेटा का यूज करके ये दिखाया कि पॉपुलेशन ग्रोथ के पैटर्न और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या अंतर है। ये बुक इंडिया के इलेक्टोरल और सोशल पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है और इलेक्टोरल रिसर्च के लिए उपयोगी भी मानी जा रही है। तो बुक का नाम याद रखिएगा, लेखक का नाम याद रखिएगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज करा दूं फिर आ जाओ। एक बुक आई थी छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। ये बुक एग्जाम में आ चुकी है। इसको लिखा है अभिजीत बनर्जी ने। दीपा मलिक पैरा एथलीट है, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी ब्रिंग इट ऑन। सैयद किरमानी की आई थी स्टम्प्ड। और हाउ इंडिया स्किल्ड एमटी G20 को लिखा अमिताभ कांत ने। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस को लिखा KS चौहान ने। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा को पंकज मिश्रा ने। सौमित्र चटर्जी एंड हिज वर्ल्ड को लिखा संघमित्र चक्रवर्ती ने। इंडियन रेनेसांस मोदी डिकेड इसको लॉन्च किया था गृह मंत्री अमित शाह ने और इसको संपादित किया, एडिट किया डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित ने। द महात्माज मैनिफेस्टो को लिखा है राजेश तलवार ने। राष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने किस पुस्तक का पहला संस्करण लॉन्च किया? कर्मयोगिनी वीरांगना। एक बुक है IM, इसको लिखा गोपीचंद हिंदुजा ने। लॉन्च किया था वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज को लिखा नमिता गोखले ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम का आधिकारिक प्रायोजक ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया? तो आंसर होगा अपोलो टायर को। तो अभी याद रखना, इंडियन क्रिकेट टीम का नया ऑफिशियल स्पॉन्सर बन चुका है अपोलो टायर। अभी तक ड्रीम 11 था, तो ड्रीम 11 की जगह आया है अपोलो टायर, क्योंकि जो अभी हमने देखा जो ऑनलाइन पैसा कमवाने वाले जो गेम्स होते हैं तो उनके लिए गवर्नमेंट की नई पॉलिसीज आई, नए रूल्स आए, जिसमें एक रूल ये भी था कि इनको प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो कोई भी ब्रांड इसके साथ मिल करके इसको स्पॉन्सर कर रहा है तो एक तरह से क्या हो रहा है, इसका प्रचार ही तो हो रहा है। तो उसी के चलते इसकी स्पॉन्सरशिप
खत्म हो गई ड्रीम 11 की। तो इसके जाने के बाद अपोलो टायर इसका नया ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया है इंडियन क्रिकेट टीम का। और ये एग्रीमेंट 2.5 साल का है, मार्च 2028 तक रहेगा। और कंपनी करीब 579 करोड़ रुपए की वैल्यू के साथ ये सबसे बड़ा स्पॉन्सरशिप एग्रीमेंट कर रही है। अपोलो टायर ये पहली बार इंडियन क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर भी कर रहा है, पहली बार ये हमने पढ़ा है, देखा भी है। अपोलो टायर की बात करें, स्थापना होती है 1972 में। मुख्यालय आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिल जाएगा। सीईओ है नीरज कंवर। और इसका पहला जो प्रोडक्शन यूनिट है 1975 में लगा था परम्बारा केरल में। ठीक है, अपोलो टायर इंडियन क्रिकेट टीम का नया ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गया। अब आपको इंडियन जो क्रिकेट की जो ड्रेस होती है उस पर आपको अब ड्रीम 11 नहीं, अपोलो टायर का साइन मिलेगा। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सरदार हॉफमैन का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आंसर होगा शास्त्रीय नृत्य। तो सरदार हॉफमैन जी का अभी 96 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे इंडियन क्लासिकल डांस भरतनाट्यम की डांसर थी। वे चेन्नई से बिलोंग करती थी, चेन्नई तमिलनाडु से। तो वे भरतनाट्यम डांसर थी, डांस सिखाती भी थी। और उन्हें 1996 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। सन 2001 में रुक्मणी देवी मेडल फॉर एक्सेलेंस इन द आर्ट्स ये भी सम्मान उनको मिल चुका है। नाम था शारदा हॉफमैन, जिनका निधन हो गया, ध्यान रखना। निधन से ही संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो, अगर पूछेंगे भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष और न्यूक्लियर साइंटिस्ट का निधन हो गया, नाम बताओ। तो एम.आर. श्रीनिवासन, 2015 में पद्म विभूषण मिला था। मारुति चितमपल्ली, वे एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए जाने जाते थे, महाराष्ट्र से थे, जिन्हें अरण्य ऋषि के नाम से भी जाना जाता था। 2025 में ही मिला पद्मश्री, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत के दिग्गज क्रिकेटर दिलीप दोषी का निधन हो गया, उनकी ऑटोबायोग्राफी थी स्पिन पंच। नाइजीरिया के पूर्व राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी का निधन हो गया। और दुनिया के सबसे बुजुर्ग मैराथन धावक पंजाब से थे, पगधारी बवंडर के नाम से प्रसिद्ध थे, इनका निधन हो गया। प्रख्यात अर्थशास्त्री और यूके के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का निधन हो गया। वे ब्रिटिश संसद के उच्च सदन में नियुक्त होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। 2008 में पद्म भूषण मिला था। और अभी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, तिशोम गुरु के नाम से भी जाना जाता था उनको। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया। औषधीय पौधे आरोग्य पथ की खोज करने वाले थे कट्टीमथन कानी, उनका भी निधन हो गया, केरल से थे वो। ठीक है, तो ध्यान रखना ये। बाकी ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। डेली क्विज आपको मिल जाती है क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, और पीडीएफ मिल जाती है टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी किसे संयुक्त राष्ट्र महिला के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? डॉक्टर सीमा बहोस को। फिर पूछा, पैसिफिक रीच 2025 अभ्यास का आयोजन ये कहां पर किया गया? सिंगापुर। दलीप ट्रॉफी 2025 को जीत लिया है सेंट्रल जोन ने। और एशिया के पहले महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेना का उद्घाटन कहां पर हुआ? नई दिल्ली। किसे एसएमई होली पदक से सम्मानित किया गया? बाबा कल्याणी। पीएम मोदी ने संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहां पर किया? कोलकाता। और जीआई टैग वाली स्थानीय फसल को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हथेई मिर्च महोत्सव मनाया? मणिपुर। अनबू करंगल योजना किस राज्य में शुरू की गई? तमिलनाडु। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस अभी 17 सितंबर को मनाया। और आखिरी प्रश्न था, सैमुअल उमतीती, इन्होंने अभी संन्यास ले लिया, किस खेल से इनका संबंध था? फुटबॉल, फ्रांस के थे ये। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं फिर। तो कल पूछा था, भारत सरकार ने पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा आयुष निवेश सारथी पोर्टल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।